दोस्तों, मेरे चैनल ऑनर ऑफ होम्योपैथी बाय डॉक्टर ए के सिंह में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू प्रूव पैथोलॉजिकल कंडीशंस इन होम्योपैथी। यानी कि मरीज की रिपोर्ट में जो बीमारी आ गई है, जो पैथोलॉजी डेवलप हो गई है, उसको हम होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति द्वारा किस तरह से समझने की कोशिश करते हैं और हैनीमैन सर ने इसको समझने के लिए हमको क्या निर्देश दिए हैं। तो आज हम जिस पैथोलॉजिकल कंडीशन को डिस्कस करेंगे उसका नाम है कॉन्जेनाइटल हाइड्रोसेफेलस। यानी कि एक ऐसी बीमारी जिसमें बच्चे को जन्म से ही सिर में पानी भरा हुआ है, सिर उसका बड़ा है, जिसको हम कॉन्जेनाइटल हाइड्रोसेफेलस कहते हैं। तो इस बीमारी को समझने के लिए दोस्तों सबसे पहले हैनीमैन सर हमको एफोरिज्म 80 को बताते हैं, 80 में बताते हैं, कहते हैं कि सोरा इज द ओनली रियल फंडामेंटल कॉज एंड सोर्स ऑफ ऑल अदर काउंटलेस फॉर्म ऑफ डिजीजेज फिगरिंग एज पेक्यूलियर एंड डेफिनेट डिजीजेज इन बुक्स ऑन पैथोलॉजी। तो दोस्तों एफोरिज्म 80 हमको बताता है कि केवल हाइड्रोसेफेलस ही नहीं, जितनी भी काउंटलेस डिजीजेज हैं जिसको हम पैथोलॉजी की किताब में पढ़ते हैं, उनका जो रियल और फंडामेंटल जो कॉज है वो सोरा है। तो हमको सबसे पहले सोरा को समझना होगा, जो हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। सोरा का मतलब है सेंसिटिविटी, यानी कि पर्सन अपनी लाइफ में कब सेंसिटिव हुआ, उस सेंसिटिविटी को हमको समझना है और उस सेंसिटिविटी को समझ के उसके रिएक्शन को भी समझना होगा और उसके बाद फिर हम उसका सेंसिटिविटी का एक रूब्रिक जरूर लेंगे, तभी फिर ये बीमारी ठीक होगी, जो कि कॉन्जेनाइटल हाइड्रोसेफेलस है या कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन है। उस वन में जो 6th एडिशन का है उसमें हैनीमैन सर लिखते हैं, द फैक्ट दैट दिस एक्सट्रीमली एंशिएंट इन्फेक्टिंग एजेंट हैज ग्रेजुअली पास्ड। यानी कि ये जो सोरा है ये बहुत पुराना है, बहुत एंशिएंट है और ये पास होता है इन सम हंड्रेड्स ऑफ जनरेशंस। यानी कि ये जनरेशन टू जनरेशन पास होता हुआ आ रहा है थ्रू मैनी मिलियंस ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। इसने बहुत सारे ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट किया है एंड दस अटेंड इन इनक्रेडिबल डिग्री ऑफ डेवलपमेंट। और इसने एक ऐसी हाई डिग्री यानी कि इनक्रेडिबल डेवलपमेंट इसका हो गया है, बहुत ही डेवलप्ड सोरा हो गया है। और ये जो एफोरिज्म 1 ये हमको जेनेटिक्स की तरफ इंडिकेट करता है कि जिस तरह से डिजीजेज जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती हैं, तो हमको जेनेटिक्स को भी पढ़ना होगा, जिससे हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स को भी ठीक करने में सक्षम हो सकें और उन बीमारियों से भी जो मरीज हैं उनको निजात दिला सके। उसके बाद दोस्तों इसी एफोरिज्म में 81 में लिखते हैं, बिसाइड द इनडिस्क्रिबल डाइवर्सिटी ऑफ मैन इन रेस्पेक्ट ऑफ देयर कॉन्जेनेटल कॉर्पोरियल कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे ये जनरेशन टू जनरेशन जा रहा है तो इसी तरह से जो कॉन्जेनाइटल डिजीजेज हैं वो भी ट्रांसफर होती हैं। एक इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया है जो बीमारियों को जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर कर रहा है, सो दैट इट इज नो वंडर इफ सच अ वैरायटी ऑफ इंजूरियस एजेंसीज एक्टिंग फ्रॉम विद इन एंड फ्रॉम विदाउट एंड सम टाइम कंटिन्यूस, अंदर से बाहर से और रेगुलरली ऑन सच अ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म परमिटेड विद द सोरिक मियाज। यानी कि सोरा से रेगुलरली कंटिन्यूसली हम लोग अफेक्ट हो रहे हैं और जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रेवल कर रहा है, इसी बेस पर कॉन्जेनाइटल डिजीजेस का प्रोडक्शन होता है। कॉन्जेनाइटल डिजीजेस विदाउट सोरा के ट्रीटमेंट के ठीक नहीं हो सकती हैं। तो जो मियाजमेटिक थ्योरी है जो हैनीमैन सर ने हमको दी है वो हाईली एडवांस थ्योरी है, जिसमें जेनेटिक्स इंक्लूड है। और कॉन्जेनाइटल डिजीज को समझने के लिए हम लोग दोस्तों एम्ब्रोलॉजी को भी पढ़ते हैं। तो एम्ब्रोलॉजी भी हमको बताती है कि किस तरह से हमको इस डिजीज को समझने की कोशिश करनी है। तो दोस्तों इसके बाद हैनीमैन सर हमको एफोरिज्म नंबर 11 में बताते हैं कि कोई भी जो पर्सन है वो बीमार जब होता है तो सबसे पहले क्या होता है, इन सिकनेस दिस स्पिरिट लाइक सेल्फ एक्टिंग वाइटल फोर्स। यानी कि जो वाइटल फोर्स हम लोगों ने डिस्कस किया पिछले वीडियो में, जिसमें हमने देखा कि परसेप्शन सबसे ज़्यादा डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन है कि अगर किसी जो पर्सन है उसका परसेप्शन कैसा है वही हमको फिर डिजीज में ले जाता है और वाइटल फोर्स वहीं से सिक होना शुरू होती है। कि इन सिकनेस दिस स्पिरिट लाइक सेल्फ एक्टिंग वाइटल फोर्स ओमनी प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म, जो कि सब जगह प्रेजेंट है, हर जगह ऑर्गेनिज्म के अंदर, इज अलोन प्राइमरीली ड्रेंज बाय डायनेमिक इन्फ्लुएंस ऑफ सम मॉर्बिफिक एजेंसी इनिमिकल टू लाइफ। यानी कि जो हमारी जीवन को प्रभावित करने वाले कारण हैं उनको हमको समझना होगा, जिससे कि वाइटल फोर्स अफेक्ट हो रही है। और उसके बाद क्या होगा, ओनली दिस एबनॉर्मली मॉडिफाइड वाइटल फोर्स कैन एक्साइट मॉर्बिड सेंसेशंस इन द ऑर्गेनिज्म। यानी कि सबसे पहले जब वाइटल फोर्स अफेक्ट होगी
तो सबसे पहले हमारे सेंसेशंस यानी कि हमारी फीलिंग्स डिस्टर्ब होंगी, और उसके बाद डिटरमाइन द एबनॉर्मल फंक्शनल एक्टिविटी, उसके बाद हमारी जो सेल है उसके फंक्शंस डिस्टर्ब होंगे, विच वी कॉल्ड डिजीज, जिसको हम डिजीज कहेंगे। तो सबसे पहले फीलिंग्स डिस्टर्ब होंगी, उसके बाद जो सेंसेशंस, जो बॉडी के फंक्शंस हैं, सेलुलर फंक्शंस हैं, वो डिस्टर्ब होंगे। उसके बाद स्ट्रक्चरल डिजीजेज होंगी, यानी कि फिर बॉडी में स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे अगर बीमारी रेगुलरली चलती रहेगी। तो जो फीलिंग है, जो सेंसेशंस हैं, जो सेंसिटिविटी है, वो सो रहा है, और जो फंक्शंस डिस्टर्ब हो रहे हैं उसके बाद स्ट्रक्चर चेंज हो रही है। तो इस तरह से डिजीज दोस्तों प्रोग्रेस करती है, जो एफोरिज्म 11 में हैनीमैन सर ने हमको बताई कि स्पिरिट लाइक वाइटल फोर्स सबसे पहले अफेक्ट होगी, फिर हमारी फीलिंग्स के अंदर चेंज आएगा, और उसके बाद फिर जो सेलुलर फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब होंगे, फिर उसका स्ट्रक्चर चेंज होगा। तो ऐसे ही हम लोग पैथोलॉजिकल कंडीशंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमको फीलिंग को समझना होगा कि पेशेंट की फीलिंग कहाँ से डिस्टर्ब हुई। तो जो कॉन्जेनाइटल डिजीजेज हैं उनमें जो फीलिंग है वो मदर की फीलिंग डिस्टर्ब हुई, यानी कि जो बच्चा पैदा हुआ है, जब वो इंट्रा यूट्राइन लाइफ में था, यानी कि जब वो गर्भ में था, तभी कोई ना कोई डिस्टर्बेंसेस हुए हैं जो जहाँ से हमको सोरा मिलेगा। तो हमको पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं, जो कॉन्जेनाइटल डिजीजेज हैं, उनमें उस सोरा को ढूंढना होगा। तो इसके लिए फिर हम लोग एम्ब्रियोलॉजी को पढ़ते हैं। तो एम्ब्रियोलॉजी में दोस्तों दो इंसिडेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक पहला इंसिडेंस जिसमें ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है। जब बच्चा इंट्रा यूट्राइन लाइफ में होता है तो उसके 6 मंथ के पास आसपास उसके सारे ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं, और 6 मंथ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंस होता है जिसमें कि हमको लाइफ मिलती है, जिसको कि वायबिलिटी ऑफ फीटस कहते हैं। तो जो वायबिलिटी ऑफ फीटस है वो 6 मंथ में मिलती है, और उस वायबिलिटी के बाद हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे फंक्शनली एक्टिव होते हैं। तो अगर कोई स्ट्रक्चरल डिजीज है किसी पेशेंट को, जो कॉन्जेनाइटल है, स्ट्रक्चर में चेंज है, तो उसमें हम लोग उस सिचुएशन को देखेंगे, सोरा को ढूंढने की जो कोशिश करेंगे वो हम फर्स्ट 6 मंथ में करेंगे। और अगर फंक्शनल डिस्टरबेंस है तो हम उसको 6 मंथ से लेकर के उसकी जो डिलीवरी हुई है तब तक के इंसिडेंसेस में उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से एम्ब्रियोलॉजी हमको हेल्प करती है। जो हैनीमैन सर ने हमको कॉन्जेनाइटल डिजीजेस के बारे में बताया उसमें हमको पढ़ने के लिए कहा है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग डिजीजेस को समझेंगे कि सोरा को हमको किस फेज में ढूंढना है और किस तरह की बीमारी है उसको हम किस तरह से इंटरप्रेट करें। तो जो हाइड्रोसेफेलस है, जो कॉन्जेनाइटल हाइड्रोसेफेलस है, यानी कि बर्थ से ही जो डिजीज है, तो जो पैथोलॉजी की बुक्स में हाइड्रोसेफेलस के बारे में लिखा गया है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि हाइड्रोसेफेलस इज अ कंडीशन इन विच सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बिल्ड्स अप विद इन द ब्रेन विच कैन कॉज प्रेशर टू इंक्रीज इन द स्कल। तो जो हाइड्रोसेफेलस है वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का इम्बैलेंस है, यानी कि बच्चे के सिर में पानी का जो फ्लूइड, जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, उसका इम्बैलेंस हो गया है, उसका कलेक्शन हो गया है, और वो स्कल पे एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है जिससे कि उसको डिस्ट्रेस क्रिएट हो रहा है। इसमें लिखते हैं सिम्टम्स इसके जो होंगे, तो हेडेक है, डबल विजन है, एल्डरली अगर एडल्ट है तो नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस में है पुअर बैलेंस, उसका बैलेंसिंग सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है, डिफिकल्ट कंट्रोलिंग यूरिनेशन, और मेंटल इम्पेयरमेंट, यानी कि मेंटल प्रॉब्लम्स पेशेंट को आ सकती हैं, जो कि हाइड्रोसेफेलस की कंडीशन है। उसके बाद दोस्तों जो बच्चे होते हैं उनमें रैपिडली इंक्रीज इन साइज, उनके सिर का जो साइज है, हेड का जो साइज है वो बहुत रैपिडली इंक्रीज करता है। अदर कॉमन सिम्टम्स, अदर सिम्टम्स, वोमिटिंग इसको आ सकती है, स्लीपलेसनेस हो सकती है, फिट्स यानी कि सीजर्स आ सकते हैं, एंड डाउनवर्ड पॉइंटिंग टू दी आईज, जो आईज हैं उनके मूवमेंट्स डाउनवर्ड हो सकते हैं। तो ये सारी कंडीशंस जो तो पैथोलॉजी की बुक में हम पढ़ते हैं, जो इसके सिम्टम्स हैं। उसके बाद डायग्नोसिस के लिए हम सीटी स्कैन कराते हैं। सीटी स्कैन में हमको पता लगता है कि क्या कंडीशन है हाइड्रोसेफेलस की, और उसके बाद दोस्तों पैथोलॉजिकल बुक्स में इसके कारण को लिखते हैं, कॉज इज फुल्ली नॉट फुल्ली अंडरस्टूड, यानी कि कारण इसका पता नहीं। तो हैनीमैन सर ने ऐसी बीमारियों का कारण हमको सोरा बताया है, यानी कि सेंसिटिविटी बताई। तो हमको सेंसिटिविटी को अगर हम फाइंड आउट कर लेंगे और उससे संबंधित कोई भी रूब्रिक हम लेंगे जो उसकी रियल सेंसिटिविटी है, और जो पेशेंट है उसके सिम्टम्स लेंगे, यानी कि उससे रिलेटेड रूब्रिक लेंगे, तो फिर हमारी टोटलिटी बनेगी। तो हम पैथोलॉजिकल डिजीजेस को ठीक करने में हमको आसानी होगी, और ये फिर डिजीजेस ठीक होने की संभावना इनकी बढ़ जाती है।
उसके बाद दोस्तों लिखते हैं कि कोई भी इसमें जो हाइड्रोसेफेलस है इसमें होता क्या है, इसमें फ्लूइड का इम्बैलेंस है, यानी कि पहले फीलिंग चेंज हुई और फंक्शन में जो डिस्टरबेंस आया वो फ्लूइड में इम्बैलेंस आया। तो जो इस फ्लूइड के इम्बैलेंस को समझने के लिए हम लोग देखते हैं कि फ्लूइड का अगर इम्बैलेंस है तो उसमें क्या फीलिंग डिस्टर्ब होगी। तो इसके लिए हम लोग जर्मन न्यू मेडिसिन को समझने की कोशिश करते हैं। जर्मन न्यू मेडिसिन हमको इस बात को बताती है कि अगर कहीं बॉडी में फ्लूइड का इम्बैलेंस है तो उसमें 4 कॉन्फ्लिक्ट्स जो है, 4 सेंसिटिविटीज यानी कि 4 जो फीलिंग्स हैं वो काम करेंगी। तो सबसे बड़ी जो फीलिंग है इसके अंदर जो डिस्टर्ब होती है या जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे वो है कंसेप्ट इसका जो फीलिंग का है कि लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, यानी कि जो पेशेंट है उसको फीलिंग होती है कि जिस तरह से मछली को पानी से बाहर कर दिया जाए, यानी कि फिश आउट ऑफ वाटर। इसका मीनिंग ये है कि अभी हम लोगों ने देखा कि एफोरिज्म जो हमने पढ़ा अभी 11, जिसमें लिखा कि हनीमैन सर ने कि इनिमिकल एजेंसीज टू लाइफ, यानी कि हमारी लाइफ को प्रभावित करने वाले जो कारण हैं वो हमारे वाइटल फोर्स को अफेक्ट करेंगे, फिर हमारी फीलिंग डिस्टर्ब होगी, उसके बाद फिर फंक्शन डिस्टर्ब होगा। तो जो फीलिंग है वो फिश आउट ऑफ वाटर, यानी कि जो मछली है, जो फिश है, उसकी लाइफ पानी में होती है और उसको पानी से बाहर कर दिया जाए, यानी कि पेशेंट की ऐसी फीलिंग जिसमें कि उसकी जहाँ पर वो अपनी लाइफ को समझता है कि मेरी लाइफ यहाँ पर है और वहाँ से उसको अलग कर दिया जाए या उसको अलग होना पड़े, तो इसको फिर हम कॉन्फ्लिक्ट्स में समझने की कोशिश करते हैं इस फीलिंग को। तो इसमें 3 कॉन्फ्लिक्ट आते हैं इस फीलिंग को लेकर के। सबसे पहला अबैंडोनमेंट कॉन्फ्लिक्ट, दूसरा रिफ्यूजी कॉन्फ्लिक्ट और तीसरा एक्सेल कॉन्फ्लिक्ट। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये फीलिंग्स हैं, उसके बाद फिर ये इस फंक्शन चेंज होगा, फिर ये उसके बाद स्ट्रक्चर चेंज होगी। तो कॉन्जेनाइटल हाइड्रोसेफेलस में चूंकि इम्बैलेंस ऑफ वाटर है यानी कि फंक्शनल डिस्टरबेंस है, तो हमको इसको 6 मंथ के बाद जो लेडी है, जो प्रेग्नेंट है, जो उस बच्चे की माँ है, उसके अंदर हमको 6 मंथ के बाद इसको प्रूव करना होगा, इन फीलिंग्स को समझना होगा कि ये फीलिंग्स उसको कब आई, उसकी लाइफ में ऐसे ऐसे क्या सिचुएशन हुए जब उसने अबंडेंट या एग्जिस्टेंस या उसने एक्सेल की फीलिंग को लिया, और उसके बाद फिर जो बच्चे में पैथोलॉजिकल कंडीशन डेवलप हुई वो हाइड्रोसेफेलस की हुई जो जन्म से ही थी। तो सबसे पहला अबंडेंट कॉन्फ्लिक्ट। तो जो अबंडेंट कॉन्फ्लिक्ट है उसमें उसकी फीलिंग आउटस्टेटेड, यानी कि उसको बाहर कर दिया गया हो, एक्सक्लूड कर दिया हो, अनवांटेड उसकी फीलिंग हो कि मैं अनवांटेड हूँ, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, अनवांटेड हूँ, रिजेक्टेड फीलिंग है, नॉट अंडरस्टूड, यानी कि उसको लगता है कि मुझे कोई नहीं समझ रहा है। बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं फीमेल्स में, क्योंकि फीमेल्स एक घर को छोड़ के जब दूसरे घर में आती हैं तो वहाँ पर उनको लगता है कि यहाँ मुझे कोई नहीं समझ रहा है। तो ये फीलिंग भी अबंडेंट कॉन्फ्लिक्ट को ओरिजिन देती है। इग्नोर फीलिंग है उसको कि सब उसको इग्नोर कर रहे हैं, लेफ्ट आउट, आइसोलेटेड एंड अलोन फीलिंग। ये सारी की सारी फीलिंग्स जो है अबंडेंट कॉन्फ्लिक्ट की हैं। और इस अबंडेंट कॉन्फ्लिक्ट से अगर कोई बच्चा सफ़र करता है तो बच्चा जैसे उसको डे केयर में डाल दिया पढ़ने के लिए, और उसको फीलिंग रहती है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता। ऐसी फीलिंग मैंने अक्सर उन बच्चों में देखी है जिनके जैसे 2 बच्चे हैं, एक बच्चा दूसरा जो उसका भाई है उसको लेकर के उसको फीलिंग रहती है कि पेरेंट्स इसको ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे कम प्यार करते हैं। तो ऐसी फीलिंग्स के भी पेशेंट्स मैंने देखे, तो उनको भी हम लोग आने वाले वीडियोज़ में कभी डिस्कस करेंगे। तो व्हेन दे फील अनलव्ड और एक्सक्लूडेड फ्रॉम ए ग्रुप, यानी कि उनको घर से या प्लेग्राउंड से या कहीं किंडरगार्टन स्कूल में भेज दिया तो उनको लगता है कि जैसे हमको अलग कर दिया हो गया हो। क्योंकि दोस्तों हम लोग सोचते हैं कि बच्चों को तो हम उनके अच्छे के लिए भेज रहे हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि हमको उस बच्चे को भी समझना होगा कि उसकी क्या फीलिंग रहती है। व्हेन देयर पेरेंट डू नॉट स्पेंड एनफ टाइम विद देम, पेरेंट्स अगर बच्चों को टाइम नहीं दे रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं है, तो फिर तो भी इन बच्चों के अंदर ये अबंडेंट की फीलिंग आती है। और न्यू सिबलिंग, जैसा हमने डिस्कस किया कि नया बच्चा, दूसरा बच्चा उनको हो गया, तो पहले बच्चे को फीलिंग है कि मुझे कम प्यार करते हैं। उसके बाद दोस्तों एल्डरली जो पीपल हैं उनको नर्सिंग फैसिलिटी के लिए घर से अलग कर दिया गया, जैसे वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, तो अबंडेंट कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पर भी बहुत ओरिजिन होता है। न्यू बॉर्न है जिनको किसी कारण से मदर के साथ सेपरेट कर दिया गया हो, मदर से सेपरेट कर दिया गया हो, आजकल उनको पैदा होते ही जो है कुछ ना कुछ तकलीफ होती है तो मदर से सेपरेट कर देते हैं, तो वहाँ से भी वो बच्चा अबंडेंट की फीलिंग को ले सकता है। तो ये इस तरह से अबंडेंट की फीलिंग हमको, अगर हम कॉन्जेनाइटल हाइड्रोसेफेलस को ढूंढ रहे हैं
उसको हमको प्रूव करना है, तो हमको पेशेंट की जो है, जो उसकी मदर है, उसके हमको लास्ट जो उसकी प्रेगनेंसी का टाइम था, यानी कि 6 मंथ के बाद का जो टाइम था, उसमें इस फीलिंग को हमको ढूंढना होगा। तब हम जा करके उसकी सेंसिटिविटी को समझ पाएंगे और तभी हम हाइड्रोसेफेलस को ठीक करने में सक्षम भी हो सकते हैं। उसके बाद दोस्तों लिखते हैं एग्जिस्टेंस कॉन्फ्लिक्ट। एग्जिस्टेंस कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड टू वंस लिवहुड, यानी कि जहाँ पर वो उसकी लाइफ चल रही है वहाँ पर उसको कोई प्रॉब्लम है, एग्जिस्टेंस है। जैसे कि उसको अगर हमने उसको ये फीलिंग है कि आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग, यानी कि मेरा सब कुछ लुट गया, यानी कि उसको कोई लॉस हो गया जिसमें कि वर्क प्लेस पे या फाइनेंशियल लॉस उसको हुआ, कहीं घर में कोई लॉस हो गया, तो ये जो लॉस की फीलिंग है ये फिर एग्जिस्टेंस कॉन्फ्लिक्ट में देगी और ये भी फ्लूइड के इम्बैलेंस को क्रिएट कर सकती है। अगर फ्लूइड का इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो फिर हमको इस फीलिंग को समझना होगा। उसके बाद थर्ड है रिफ्यूजी कॉन्फ्लिक्ट। रिफ्यूजी कॉन्फ्लिक्ट में दोस्तों उसको फीलिंग रहती है कि एक्सेल की, यानी कि मुझे वनवास दे दिया गया, यानी कि मेरे को अलग कर दिया गया। ये जो फीलिंग है इसमें जैसे ट्रांसफ़र हो गया, उनका अनएक्सपेक्टेड ट्रांसफ़र, ज़्यादातर सिचुएशन में रहता है कि पर्सन का अनएक्सपेक्टेड ट्रांसफ़र हो गया और कोई मूवमेंट ऐसा हुआ, बच्चे का स्कूल था, एक स्कूल में पढ़ रहा था, अचानक उसको दूसरे स्कूल में ले जाया गया, वहाँ पर जाकर के उसको प्रॉब्लम हो गई। और बीइंग फोर्स्ड टू फ्ली फ्रॉम वंस होम और होमलैंड, और उसको जहाँ पर वो रह रहा था वहाँ से उसको जाना पड़ा, घर से जाना पड़ा। तो इस तरह से दोस्तों ये जो फीलिंग्स हैं, ये अबंडेंट की, एक्सेल की और रिफ्यूजी की जो फीलिंग है, ये फीलिंग्स हमको ढूंढनी होंगी अगर हम फ्लूइड के इम्बैलेंस को समझना चाहते हैं और अगर हम उसको ठीक करने के लिए कोशिश करना चाहते हैं। तो ये जो फीलिंग्स हैं जो कि कॉन्जेनाइटल डिजीज है, तो उसके लिए एम्ब्रोलॉजी की हमको लास्ट जो उसका ट्राइमेस्टर है उसमें उसको हमको ढूंढना होगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग जर्मन न्यू मेडिसिन से उस एग्जैक्ट कॉज तक पहुंच जाते हैं जिससे कि हम हाइड्रोसेफेलस को या और भी कोई भी ऐसी कॉन्जेनाइटल डिजीजेस या फिर कोई भी और पैथोलॉजिकल डिजीजेस को प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद जो ये कॉन्फ्लिक्ट है वो किस तरह से रन करता है, इसके लिए आप मेरा जो चैनल है उसमें प्लेलिस्ट में जर्मन न्यू मेडिसिन के जो वीडियोस हैं उसमें आप सेकंड लॉ को समझ सकते हैं कि जब ये फेज कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज जो कि मदर में मिलेगा, तो मदर में वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज में है। और उसके बाद हीलिंग फेज जो कि बच्चे में हीलिंग फेज आया है, तो हीलिंग फेज में जो PCL-A है जिसमें कि ओडीमा और फीवर और इन्फ्लेमेशंस की कंडीशंस मिलती हैं, तो जो हमको बच्चे के अंदर मिल रही हैं, तो हमको ये देखना होगा कि हमारे पास वो बच्चा किस स्टेज में आया है और उसकी उस प्राइमरी स्टेज को जरूर ढूंढना होगा। तो विदाउट मियाज़मेटिक ट्रीटमेंट हम इस पैथोलॉजिकल कंडीशन को प्रूव नहीं कर सकते हैं। तो हमको मियाज़्म की बहुत ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। तो जो कंडीशन इस बच्चे के अंदर है वो साइकोसिस है, यानी कि जो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन है, इम्बैलेंस है, फ्लूइड ज़्यादा है, सिर का साइज बढ़ा हुआ है, तो ये साइकोसिस है। और सोरा को ढूंढने के लिए हमको उसकी मदर के 6 मंथ के बाद के पीरियड में जाना होगा, क्योंकि ये एक फंक्शनल डिस्टर्बेंस है। अगर स्ट्रक्चरल कोई डिस्टर्बेंस होता है तो हम उसको 6 मंथ से पहले के जो उसका पीरियड है प्रेगनेंसी का, उसमें हम प्रूव करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग जो हाइड्रोसेफेलस है उसको, जो कॉन्जेनिटल हाइड्रोसेफेलस, उसको हम प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।